लोग सो स्टे एट होम और इस लॉकडाउन में कुछ रिलीफ मिला है, तो इस रिलीफ में अगर हो सके तो अपने आप को री एनर्जाइज करने में टाइम लगाइए और अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए अपने टारगेट को अचीव कीजिए। करने वाला हूँ वो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट, एक अहम क्वेश्चन जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। वो शॉर्ट नोट्स के तौर पे भी हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के तौर पे भी हो सकता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन है, डिस्कस द माइग्रेशन टू टैम माइग्रेशन फ्रॉम बिहार। माइग्रेशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है बिहार में, करेक्ट, और दूसरा है कि उसका क्या सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको हाईलाइट करना है, राइट, ध्यान रखिएगा, दो चीज़ पे आपको हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे माइग्रेशन प्रॉब्लम्स और दूसरा वे आउट सोल्यूशन टू टैम और टू कंट्रोल द माइग्रेशन माइग्रेशन ऑफ बिहार। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें दो तीन डेटा आपको हाईलाइट करना है। पहला जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ, सेंसस 2011 को आप ज़रूर अपने नज़र में रखिएगा। उसको एक बार गूगल के थ्रू या कहीं सेंसस के साइट के आधार पे आप डेटा निकाल के स्टडी कर लीजिएगा, राइट, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि रिसेंट में कोई ना कोई सर्वे आता है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस का भी सर्वे आया था जो कि न्यूज़ में भी आया था। तो आप अगर गूगल सर्च मारेंगे तो वो डेटा भी या वो सर्वे का जो कंक्लूसिव रिपोर्ट होता है वो भी अवेलेबल होगा, राइट। तो चलिए, तो मैं कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के डेटा के अनुसार, रिसर्च के अनुसार कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहता हूँ आपके लिए। यहाँ पे सेंसस को मैं नहीं ले रहा हूँ, सेंसस तो अब बेसिक स्टैटिक डेटा हो गया है, तो उसे आप एक बार जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आपके आंसर के अनुसार हो। यहाँ पे देखिए, मोर देन हाफ ऑफ द हाउस होल्ड इन बिहार आर एक्सपोज टू माइग्रेशन। अब यहाँ पे बिहार के बेस्ड के ऊपर स्टडी किया हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस का, जिसमें बोला जा रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब मोर देन 50% हाउस जो फैमिलीज़ हैं, हाउस होल्ड्स है बिहार में, वो किसी न किसी रूप में माइग्रेट कर रहे हैं, चाहे वो रिच हो, एफ्लुएंट हो या पुअर हो, करेक्ट। सो ये चीज़ ध्यान रखिए, हर एक हाउस होल्ड में माइग्रेशन देखने को मिलता है, पढ़े लिखे में भी, ना पढ़े लिखे में भी, और अमीर आदमी में भी और गरीब आदमी में भी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिकल स्टेटस, सब मिला के 50% से ज़्यादा माइग्रेशन ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो डेवलपमेंट है, मतलब जो माइग्रेशन है बिहार से, वो बेसिकली क्या होता है, डेवलप्ड प्लेस में जाने के लिए होता है, करेक्ट, डेवलप्ड प्लेस में। अब डेवलप्ड प्लेस हो सकता है वो इनसाइड और आउटसाइड इंडिया हो सकता है, विद इन कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिहार के स्टडी के आधार पे जो कंक्लूजन निकलता है कि 50% से ज़्यादा लोग माइग्रेशन में इन्वॉल्व हैं, मतलब इंगेज्ड हैं, कोई ना कोई माइग्रेट करता है हर एक हाउस होल्ड से। और दूसरा ये है कि ज़्यादातर फैमिली या हाउस होल्ड जो हैं वो माइग्रेशन के बाद जो पैसा या अमाउंट इन रिमिटेंस होता है जो आता है उधर माइग्रेटेड पीपल के द्वारा कमा के, उससे उनकी ज़िंदगी चलती है। सो मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन रिमिटेंस ऑफ देयर लाइवलीहुड। और वैसे हाउस होल्ड जो भी हैं वो सब के सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई माइग्रेशन हुआ है, वहाँ से पैसा भेजा जाता है बेटा के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा, बाप पिताजी के द्वारा, इन सब के द्वारा, तब उनका अपना ज़िंदगी चलता है, राइट। सो दिस इज द स्टडी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के आधार पे जो डेटा हाईलाइट हुआ है उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि इस माइग्रेशन के स्टेटस को दिखाएगा बिहार में। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम की बात करते हैं तो स्टेटस का बात करना पड़ेगा पहले, उसके बाद माइग्रेशन के कारण क्या प्रॉब्लम होता है और उसके बाद उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये तीन एस्पेक्ट को आपको इस अपने आंसर में हाईलाइट करना है, चाहे आप यूपीएससी का आंसर लिख रहे हो या बीपीएससी का आंसर लिख रहे हो, करेक्ट। मेरा ऑब्जेक्टिव है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना है। जहाँ तक लिखने की स्किल की बात है तो आप देखिए, ये सारा डेटा तो आप सब लेंगे, हर कोई लिखता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में डिफरेंस होना चाहिए, जो कि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अक्सर शेयर करता रहता हूँ, डिस्कस करता रहता हूँ। चलिए, अब यहाँ जो डेटा आया है रिपोर्ट के आधार पे, स्टडी के आधार पे, माइग्रेशन अमोंग लैंडलेस ग्रुप्स एंड न्यूक्लियर फैमिलीज, मतलब मेजर जो माइग्रेशन देखने को मिला है वो ऐसे तबके में मिला है जिनके पास ज़मीन नहीं है या न्यूक्लियर फैमिली जी रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली वैसे लोगों से
माइग्रेशन जो है सुनिश्चित है, माइग्रेशन होना ही है और हो रहा है, वही देखने को मिलता है। इन स्टडी के आधार पे बताया जाता है कि अराउंड 80% ऐसे माइग्रेंट्स हैं जिनके पास ज़मीन जायदाद, जिसको बोलते हैं लैंड जो है वो नहीं है या 1 एकड़ से भी कम है। मार्जिनल फार्मर जिसको बोलते हैं ना, तो 1 एकड़ से कम लैंड होल्डर्स के घर में या हाउस होल्ड में माइग्रेशन देखने को मिलता है, ज़्यादा माइग्रेशन को। 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास रियली में 1 एकड़ से भी ज़मीन कम है। माइग्रेंट पीपल का जो एवरेज एज बताया गया वो है 32 ईयर्स। 32 मतलब क्या हुआ कि 32 ईयर्स के एवरेज में मोस्ट ऑफ द पीपल आर माइग्रेटिंग एंड दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड, नॉट फॉर देयर हिमसेल्फ और देमसेल्फ बट फॉर देयर फैमिली और हाउस होल्ड, राइट। उसके बाद जो माइग्रेट होते हैं उनमें से जितने भी माइग्रेट बाहर जाते हैं उनका 95% लोग ऐसे होते हैं माइग्रेंट जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या कैजुअल वर्कर के तौर पे काम करते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्टेटस होता होगा। और आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन में स्लम एरिया है जहाँ पे वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स रहते हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, राइट। तो प्राइवेट सेक्टर में या कैजुअल वर्कर के तौर पे हैं जितने भी माइग्रेंट हैं। और 85% ऐसे माइग्रेंट हैं जो कि सिर्फ 10th पास हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक एजुकेशन भी एक प्रॉब्लम है। मतलब 10th पास होने के बाद ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट की चिंता सताने लगती है, पढ़ाई से ज़्यादा लोगों को पेट भरने की बात आती है। बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन, इजंट इट। सो 85% माइग्रेंट ऐसे हैं जो सिर्फ मैट्रिक पास किए और निकल पड़े। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ फैमिली, जिनका फैमिली माइग्रेंट हो गए हैं जो, और उनका फैमिली अभी भी बिहार में रह रहा है, उनका मानना है या ऐसा इस डेटा के अनुसार आता है कि उनका जो लाइवलीहुड या उनका जो स्टैंडर्ड है, जो उनका लाइफ है, माइग्रेशन के बाद एक चेंज देखने को मिला है। मतलब माइग्रेशन के पहले अगर 100 रुपया वो ज़िंदगी चला रहे थे, तब उनके पास 500 रुपया मिल रहा है। मतलब उनके लाइफ स्टाइल और पैटर्न में चेंज देखने को मिलता है। और ऐसे हाउस होल्ड फैमिली वाले लोग यही सोचते हैं कि माइग्रेशन के कारण उनका जो रिमिटेंस आता है उसी के कारण उनके लाइफ में एक परिवर्तन आया है, एक चेंज आया है, करेक्ट। ये है स्टेटस माइग्रेशन का बिहार के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा, ये स्टेटस की बात कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है माइग्रेशन अब कहाँ कहाँ से होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप क्या कीजिएगा, मैप इमीडिएटली जब आंसर राइट कर रहे होते हैं तो एकदम से इमीडिएटली मैप को बना लीजिए, क्योंकि मैप को प्रेजेंट करना आपका स्किल को दिखाता है, आपके अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है कि बिहार में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए मेजर माइग्रेशन जो है ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट से है बिहार में, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड विथ माइग्रेशन। बट माइग्रेशन जो स्टडी के आधार पर आया है वो है सारण, मुंगेर, दरभंगा, कोसी, तिरहुत और पूर्णिया। मतलब क्या हुआ, ये वाला पूरा बेल्ट, ये वाला बेल्ट है ना, उसके बाद ये मुंगेर वाला बेल्ट। तो ये ऐसे बेल्ट हैं, या इसी को एक्सटेंड कर दीजिए, ये वाला पूरा बेल्ट, ये इधर वाला बेल्ट और इधर। आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि बिहार इज़ फेसिंग माइग्रेशन फ्रॉम ऑल इट्स डिस्ट्रिक्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट से हैं। बट मेजर प्रोन माइग्रेशन प्रोन डिस्ट्रिक्ट जो हैं जहाँ से मेजर माइग्रेशन देखने को मिलता है वो है सारण, मुंगेर, दरभंगा, कोसी, तिरहुत, पूर्णिया। अब जहाँ पे माइग्रेशन होता है वहाँ समझ जाइए कि वैसे डिस्ट्रिक्ट को अगर आप ऑब्जर्व करें माइन्यूटली तो आपको पता लगेगा ऐसे डिस्ट्रिक्ट पिछड़े भी हैं बहुत रेस्पेक्ट में, एग्रीकल्चर के रेस्पेक्ट में, इकोनॉमिकल रेस्पेक्ट में। मतलब दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, दे आर नॉट गेटिंग इकोनॉमिकल सपोर्ट, दे आर नॉट गेटिंग देयर फाइनेंशियल इनकम मंथली या एनुअली जो चाहिए होता है, करेक्ट। सो सीजनल माइग्रेशन एक अलग, माइग्रेशन के बारे में अगर डिटेल में आप पढ़ेंगे तो माइग्रेशन अलग अलग तरह का होता है। सीजनल माइग्रेशन, तो स्टेप माइग्रेशन, इंटर स्टेट माइग्रेशन, तो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन, इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन, बहुत तरह का। सीजनल माइग्रेशन उसको बोलते हैं जो सीजन वेस्ट होता है, जैसे मान लिया एग्रीकल्चर का सीजन आया तो उस वक्त माइग्रेशन हाइप हो जाता है, करेक्ट। सो सीजनल माइग्रेशन जो है बिहार में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन में है, प्रीडोमिनेंट है। मतलब सीजनली एग्रीकल्चर का समय आया तो दे स्टार्टेड टू मूव, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, जहाँ भी एग्रीकल्चर का समय आया वहाँ काम करते हैं, कमाते हैं, फिर सीजन जैसे ख़त्म हुआ लौट के आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 90% सीजनल माइग्रेंट्स जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोन एरिया में,
कि पंजाब में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे और अदर स्टेट या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वगैरह भी है जहाँ पे असम में टी कल्टीवेशन वगैरह होता है, उस समय में जाते हैं। करेक्ट। तो सीजनल माइग्रेशन भी बिहार में एकदम से डोमिनेंट है या प्रीडोमिनेंट है या एग्जिस्ट कर रहा है बहुत ही लार्ज स्केल पे। क्लियर। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये भी शो करता है प्रॉब्लम कि इसका मतलब एग्रीकल्चर एस्पेक्ट जो बिहार में है अभी भी उतना उस पोटेंशियल को हार्नेस नहीं किया गया है कि इस माइग्रेशन को स्टॉप किया जाए, और अगर वो डेवलप्ड हो जाए तो शायद इस सीजनल माइग्रेशन को हम रोक सकते हैं। करेक्ट। अब यहाँ देखिए, लेबर माइग्रेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार कैन बी ट्रेस्ड। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कॉलोनियल पीरियड से ही देखने को मिलता है। अब कॉलोनियल पीरियड मतलब ब्रिटिश रूल के समय से ही माइग्रेशन देखने को मिला है, खास करके हिंदी बेल्ट से और बिहार से, यूपी से खास करके। करेक्ट। अब वहाँ पे देखिएगा तो वो जो माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ द डिफ्रेंसिएशन या डिस्टिंक्शन, जो डिफरेंसेस मिला था वो रीजनल इनइक्वालिटी के कारण या अंडर डेवलपमेंट के कारण, कि बिहार कम डेवलप्ड है तो जहाँ डेवलप्ड है वहाँ रोजगार के लिए, खाने के लिए जा रहे हैं। सो ब्रिटिश पीरियड के अनुसार से समय से लेके आज तक में स्टार्ट हुआ रीजनल इनइक्वालिटीज़ एंड अंडर डेवलपमेंट, जो आज भी यही रीज़न है। बिहार में इनइक्वालिटी मिलता है, अंडर डेवलपमेंट मिलता है, जिसके कारण लोग माइग्रेट कर रहे हैं। राइट। और जैसे जैसे आगे समय बीतता गया आप देखेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो आप लोगों को पता ही है, तो ओवर बर्डन या डेमोग्राफिक बर्डन जो इंडिया में है या चाहे बिहार की रेस्पेक्ट में अगर सोचें तो वो भी पुश फैक्टर का काम करता है, जिसके कारण और भी लोग माइग्रेट हुए। मतलब रीजनल इनइक्वालिटी एंड अंडर डेवलपमेंट तो फैक्टर था, इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन एक अनदर फैक्टर बन गया, एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी एग्रवेट कर दिया। अब वहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहता है तो वहाँ पे लगता है यार जाने दो, यहाँ बहुत बुरा है स्थिति है, दुकान खोलो तो उसमें भी टैक्स दो, ये गवर्नमेंट का टैक्स तो रंगदारी टैक्स तो ये टैक्स तो वो टैक्स, मल्टीपल टैक्सेस हैं या मल्टीपल एक्सप्लॉयटेशन है, जिसके कारण इस सारे आउट माइग्रेशन के सिचुएशन को एग्रवेट कर दिया। तो जहाँ प्रॉब्लम है वही समस्या देता है। राइट। तो जब आप वे आउट की बात करेंगे तो यही चीज़ है ना कि लॉ एंड ऑर्डर को सही बनाया जाए, रीजनल इनइक्वालिटी को प्रॉपरली टैप किया जाए, अंडर डेवलपमेंट को डेवलपमेंट के इसकी ओर ले जाया जाए। करेक्ट। हालांकि अगर आप देखेंगे सेंसस के आधार पे तो बिहार में जो माइग्रेशन है वो 1991 के सेंसस से लेके 2001 तक में जो परसेंटेज था उससे 2001 से 2011 में कम हुआ है। मतलब लास्ट सेंसस 2011 के आधार पे ऑब्जर्व किया गया कि पिछले सेंसस से बिहार के माइग्रेशन में कमी आई है, और उसका रीज़न था डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटीज़। प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, स्कीम्स भी चल रहे हैं डेवलपमेंटल। रोड का देखिएगा, रोड भी लार्ज स्केल पे इंडिया का लेवल में आप 100 स्क्वायर किलोमीटर में आप देखेंगे तो बिहार के डेंसिटी 3rd पोजीशन पे आता है। तो ये जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ रेट है वो भी बता रहा है। साथ में आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर के मामले में या बिहार के ग्रोथ रेट के मामले में आप देखें तो डबल डिजिट में चल रहा है। तो ये ग्रोथ रेट भी माइग्रेशन को थोड़ा स्टॉप करने में या रिड्यूस करने में कंट्रीब्यूट किया है। करेक्ट। यहाँ पे और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं मेजर फैक्टर्स कि भाई मेजर फैक्टर्स क्या होता है। तो मैं एक ब्रॉडली आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए 2 पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ। किसी भी पॉइंट से किसी भी माइग्रेशन पॉइंट पे जाने में 2 फैक्टर होते हैं, पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। करेक्ट। पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर्स, है ना। तो पुश फैक्टर क्या होता है, जो मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो जो ए से कोई बी माइग्रेट कर रहा है तो क्या होगा, ए में कुछ ऐसा फैक्टर हो जो बी की ओर जाने के लिए मजबूर कर दे, है ना, मजबूर कर दे। ओके। सो ये मजबूरी क्या है, पुशिंग फैक्टर का काम करता है। कोई जॉब के लिए, कोई शादी के कारण जा रहा है, कोई अपग्रेडेशन के लिए जा रहा है, कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रहा है, तो ये होता है पुश फैक्टर्स। और पुल फैक्टर किसको बोलते हैं, जो खींचता है, जो मैग्नेट का काम करता है। अब बी के पोजीशन पे कुछ ऐसा फैक्टर तो होगा जिसके कारण ए के प्लेस के पास से लोग माइग्रेट करके बी में जा रहे हैं। तो यह होता है जो आपको बताया ना कि रीजनल इनइक्वालिटीज़, अंडर डेवलपमेंट, ये सारे फैक्टर्स काम आते हैं। करेक्ट।
तो पुश फैक्टर होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो पुश करने में काम करता है। या मैरिज भी है, महिलाओं का जो मेजर रीजन है महिलाओं का माइग्रेशन का वो मैरिज है। वहीं मेल में अगर आप देखेंगे तो मेजर रीजन होता है एम्प्लॉयमेंट, वर्क, है ना, या तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए या बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए, करेक्ट। तो ये दो फैक्टर है जिसमें आप जितने भी चीज़ को इंक्लूड करना चाहें आप इंक्लूड कर सकते हैं। एकदम ब्रॉड एस्पेक्ट से मैंने बताया। अब इसके बाद इसमें सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल जो भी फैक्टर ऐड करना है आप पुश फैक्टर या पुल फैक्टर में ऐड कर सकते हैं। सो दीज आर एसोसिएटेड विद सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल कॉजेज एट बोथ द एंड्स, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन प्लेस, मतलब ए एंड बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो और उसके बाद जो सेंसस के आधार पे स्टडी देखा गया है 2011 के सेंसस के आधार पे, मेजर रीजन जो मेल में देखा है वो है वर्क अपॉर्चुनिटीज़, या तो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए या सेकेंड एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब बेटर एम्प्लॉयमेंट कि भाई ये 10,000 सैलरी मिल रहा है तो 20,000 के सैलरी में हम जाएं, करेक्ट। और महिलाओं में जो देखा गया मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है मैरिज। अब दोनों में अंतर क्या है बता देता हूँ कि मेल जो है अपनी वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए डिस्टेंस के फैक्टर को इग्नोर करते हैं। 100 किलोमीटर के बजाय 1000 किलोमीटर भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। लेकिन मैरिज के कारण जो माइग्रेशन वुमेन में होता है वहाँ डिस्टेंस एक मेजर फैक्टर बनता है, और वहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस में माइग्रेशन है महिलाओं में, करेक्ट। ये हो गया। चलिए अभी इसी के आधार पे थोड़ा सा मैं माइग्रेशन सेंसस के आधार पे बता देता हूँ कि मेजर माइग्रेंट जो देखने को मिले पूरे इंडिया में वो है यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मतलब बेसिकली हिंदी बेल्ट, जिसमें आउट माइग्रेशन जो हो रहा है इंडिया के टोटल इंटर स्टेट माइग्रेंट जो हुए हैं उसका 50% जो है एरिया में लोग जो आ रहे हैं वो यही 4 स्टेट से आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो है इंडिया के टोटल इंटर स्टेट माइग्रेंट में से डेस्टिनेशन प्लेस के तौर पे यही लोग जाते हैं। मतलब इंटर स्टेट माइग्रेशन में 50% जो सोर्स या आउट माइग्रेशन है वो 4 स्टेट बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश से है, और डेस्टिनेशन स्टेट के तौर पे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो लार्ज स्केल पे है। और ये भी कहा जाता है कि 2011 के सेंसस के आधार पे कि यूपी और बिहार के आउट माइग्रेशन की संख्या को अगर देखें तो 20.9 मिलियन पीपल लोग माइग्रेट कर रहे हैं आउट माइग्रेशन में। इंडिया के टोटल माइग्रेंट जो इंटर स्टेट माइग्रेट कर रहे हैं उसका 20.9 मिलियन पीपल लोग यूपी या बिहार से आ रहे हैं, जो कि इंडिया के टोटल इंटर स्टेट माइग्रेंट का 30% लोग हैं। 30% लोग कहाँ से आउट माइग्रेट कर रहे हैं? बिहार से और यूपी से, करेक्ट। ये एक थोड़ा सा ब्रीफ दिया मैं, आप और भी माइग्रेशन के ऊपर स्टडी कर सकते हैं सेंसस के आधार पे। चलिए अब है प्रॉब्लम, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए ड्रेनिंग ऑफ वर्कफोर्स, जब माइग्रेट होता है तो क्या होता है कि वर्कफोर्स की कमी हो जाती है ओरिजिन स्टेट में। तो बिहार में आज देखिएगा लेबर भी महंगा हो रहा है, गाँव में आप काम करवाएंगे तो लेबर नहीं मिलेगा, बोलेगा कहाँ है भाई, तो हम पंजाब जा रहे हैं वहाँ पर हमको 500 रुपया मिलेगा, 1000 रुपया मिलेगा, हम यहाँ नहीं काम करेंगे। सो वर्क फोर्स जो है बिहार में कम हो रहा है या कहीं भी ओरिजिन स्टेट में कम हो रहा है, राइट। उसके बाद नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स, अब क्या है जो भी रह गए हैं वो या तो तैयार नहीं है, वो भी प्लानिंग कर रहे हैं बाहर जाने का, या वो हाई रेट पे काम कर रहे हैं तो कॉस्टली भी होता रहा है। तो वर्क फोर्स का ट्रेनिंग तो हो ही रहा है, चाहे स्किल बोलें या अनस्किल बोलें, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी बाहर जा रहे हैं और नॉन पढ़े लिखे लोग भी बाहर जा रहे हैं, तो वर्क फोर्स का ट्रेनिंग हो रहा है। नॉन अवेलेबिलिटी मतलब स्किल एंड नॉन स्किल लेबर दोनों की कमी हो रही है, और अगर एग्जिस्टिंग है तो वो महंगा होता जा रहा है, करेक्ट। उसके बाद क्रिटिकल कंडीशन ऑफ माइग्रेंट भी एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो डेस्टिनेशन जिस भी स्टेट में जाना है, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, देखिए वहाँ पे स्लम एरिया डेवलप हो रहा है, करेक्ट। तो वहाँ पे भी क्रिटिकल पोजीशन क्रिएट हो रहा है, माइग्रेशन का एक मेजर प्रॉब्लम के तौर पे है ना, मेजर प्रॉब्लम के तौर पे है। तो ये ध्यान है कि क्रिटिकल कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको कि पूरे गवर्नमेंट के लिए, ना कि ओरिजिन स्टेट के लिए बल्कि डेस्टिनेशन स्टेट को भी इस पॉलिसी को कुछ ऐसे फॉर्मुलेट करना है कि इनकी सारी समस्याओं को। आज के देश में देखिएगा कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ तो कितने माइग्रेंट लेबरर्स या वर्कर्स जो हैं माइग्रेट कर रहे हैं बिहार, यूपी। क्यों? क्योंकि दे आर रिसाइडिंग इन द डेस्टिनेशन स्टेट और प्लेसेस, करेक्ट। उसके बाद है प्रॉब्लम्स में लॉस ऑफ डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट। आप देखिएगा ओरिजिन प्लेस में
प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अगर वर्क फोर्स कम है तो उसके कारण भी डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, या ऐसा लेस डेवलपमेंट होने के कारण भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं। ये सब एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। चलिए अब वे आउट में आपको थोड़ा बता देता हूँ, इस पे आप ज़्यादा सोचने की बात है, आपके लिए मैं छोड़ूंगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रॉपर होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब क्या होगा कि अगर आप देखेंगे तो हर तरह का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए बिहार में या ओरिजिन स्टेट में। हर तरह का एम्प्लॉयमेंट, लेबर, स्किल एंड नॉन स्किल लेबरर्स के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होना चाहिए, जो खुद सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, उन्हें प्रमोट किया जाना चाहिए, उन्हें फाइनेंस किया जाना चाहिए, क्रेडिट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, एंड वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए। जस्टिस, न्याय, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसे फॉर्मुलेशन में हो कि वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद ऑप्टिमम वेजेस, जो ओरिजिन स्टेट में या बिहार में जो लेबर काम कर रहे हैं उनका वेजेस या सैलरी या वर्किंग जो कमाई है ना, वो सिक्योर होना चाहिए और ऑप्टिमम होना चाहिए। ये नहीं कि भाई लेबर काम कर रहा है तो 100 रुपया देंगे, अब डेस्टिनेशन में उसके बदले उसको 1000 रुपया मिलेगा, तो 1000 में क्यों नहीं जाए जो आपके पास 100 रुपया जाएगा। तो ऑप्टिमम वेजेस होना चाहिए, करेक्ट। इसके लिए भी गवर्नमेंट के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टेप्स लिए गए हैं, आप देख सकते हैं साइट पे और सर्च कर सकते हैं कि वेजेस को भी बढ़ाया गया है लेबर रिफॉर्म के अंतर्गत। उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी तो 100% होना ही चाहिए। इसके ऊपर आप लोगों ने देखिएगा जनधन योजना चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना चल रहा है, बहुत सारा स्वास्थ्य अभियान चल रहा है। तो ये सोशल एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी मतलब ये होता है कि जो आदमी नहीं काम कर पा रहा है उसका भी सिक्योरिटी होना चाहिए और जो काम कर पा रहा है उसका भी सिक्योरिटी होना चाहिए। तो जैसे इंश्योरेंस है या मिनिमम वेज जो उनको हर महीने मिलेगा ही, किसी भी कारण, कोई डिजेबल हो गए, कोई सीनियर सिटीजन हो गए, कोई बच्चा हो गया, तो पॉपुलेशन बर्डन जो है उसको एक सोशल सिक्योरिटी अगर मिलता है तो आई थिंक कि पॉपुलेशन बर्डन भी कम होगा और एक सिक्योरिटी कायम होगा, लोगों के दिमाग में फेथ जनरेट होगा। फिर बिहार एक एग्रीकल्चर स्टेट है, तो एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट है, जहाँ के आज भी 80% लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं। हालांकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में ही है। तो अगर एग्रीकल्चर को प्रॉपरली इम्प्रूव किया जाए तो आई थिंक कि किसी भी ओरिजिन स्टेट में, खास करके बिहार की बात करता हूँ, तो वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, सिक्योरिटी भी आएगा, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी भी रहेगा, ऑप्टिमम वेजेस भी रहेंगे और बिहार स्टेट का ग्रोथ भी बढ़ेगा। अब है इंडस्ट्री के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना। अब देखिए एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको प्रॉपरली हार्नेस किया जाए। अब जैसे ग्राउंड वाटर बहुत रिच है बिहार में, तो एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा मिल सकता है। इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ डिस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। कुछ जैसे कोल मिलता है तो कोल को भी प्रॉपरली डेवलप किया जाए। कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं बिहार में, ऐसे और भी माइंस हैं या मिनरल्स हैं जिसको प्रॉपरली टैप नहीं किया जा रहा है, तो उसे भी टैप किया जाना चाहिए, करेक्ट। सो इंडस्ट्री के स्कोप को एक्सप्लोर करते हुए उसे अगर प्रॉपरली टैप किया जाए, उसे पोटेंशियल को बढ़ाया जाए तो बढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको देखिए टूरिज़्म की बात करता हूँ, तो बिहार के साउदर्न स्टेट्स में बहुत सारे पठारी एरिया हैं जहाँ झील्स हैं, झरना है, वाटरफॉल है, ठीक है ना, हिली एरिया है, जो दर्शनीय स्थल है, उसी से धार्मिक स्थल है। रिलीजियस प्लेस को भी सिक्योर किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर पीसफुल बनाया जाए, उसे डेवलप किया जाए। टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ भी हाईलाइट होगा, जिसके कारण न केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा बल्कि ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा, लोगों का भी और स्टेट का भी। फिर है सर्विस सेक्टर को चैनलाइज करना। बिहार में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसका मतलब मार्केट भी ज़्यादा है। बिहार के लोगों के पास पैसा की कमी नहीं है, आज भी बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, तो बिहार में मार्केट भी बड़ा है और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में देखें पैसे वालों की संख्या भी बड़ी है ना। तो सर्विस सेक्टर को अगर चैनलाइज किया जाए तो सर्विस सेक्टर का भी ग्रोथ एक लार्ज स्केल पे देखने को मिलेगा, जो कि बिहार के ग्रोथ रेट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर के तौर पे काम करेगा। जहाँ कि इंडिया में आपको पता है ना कि अराउंड 2/3 पोजीशन जो है वो शेयर किया जा रहा है सर्विस सेक्टर के द्वारा इसमें ग्रोथ में। उसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलना चाहिए कि कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको फाइनेंसिंग कीजिए, कंडीसिव एटमॉस्फेयर, सिंगल विंडो बनाइए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देखिए आप लोगों ने पॉलिसी में भी फॉर्मुलेट किया गया है, ये सारा चीज़ है। उसके बाद लास्टली है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए ताकि ओवर बर्डन भी नहीं हो और सोशल सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रॉपर हो सके और जो लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं वो भी अपने फैमिली को प्रॉपरली हैंडल कर सकें। तो अगर इस तरह से आप देखेंगे तो सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया। एविडेंट के तौर पे ये हो गया,
Bihar has witnessed mass migration since colonial period, which is still going on in all class of people, poor, affluent. However, it is evident from the study of pattern and need of migration, it is clear that prime factor for migration is economical, or that is employment, better employment हो या first employment हो. Further, remittance from migrant is not up to the mark. Remittance तो आ रहा है लेकिन वो properly utilize नहीं हो रहा है, या जितना आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा, which can put flip to the improvement or development of social status of migrant families. Correct? So such policies should be developed by the government that should be meticulously planned and be implemented effectively to stop or reduce migration in Bihar or in origin state. ओके तो ये हो गया आपका मतलब कंक्लूजन को. तो आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिला होगा, और सेंसस को भी स्टडी कर लीजिएगा, गूगल से भी सर्च कर लीजिएगा, आपको और भी मैटर्स मिल जाएंगे. और अगर इसमें कोई कमी हो तो आप मुझे फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए, ताकि हमारे सारा वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू.